हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन। ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में स्पैन और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसी पे हम आगे प्रोसीड करेंगे और उससे फिर हम बेसिस एंड डायमेंशन की डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे और सीखेंगे कि वो निकाली कैसे जाती है और वो एक्चुअल में होती क्या है। तो पहले फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। अ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इज कॉल्ड अ बेसिस ऑफ वी ओवर एफ। मतलब एफ क्या यहाँ पे फील्ड है, तो कोई भी सबसेट जो है वो एस जो है वो किसी वेक्टर स्पेस वी का सबसेट है। तो वो बेसिस कब बनेगा? सबसे पहले तो वो उसको स्पैन करना चाहिए, मतलब उसको जनरेट करना चाहिए। मतलब कि जब हम एस के वेक्टर्स उठाएं और उसका लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाना स्टार्ट करें और जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हम बना रहे हैं वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बन के पूरा वी ही बन जाए। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद एस के वेक्टर्स की हेल्प से जितने भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने अगर वो पूरा वी दे देते हैं और सेकंड और वो एस जो सेट है आपका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो हम बोलते हैं कि यस दैट सेट एस इज़ अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस वी। सो बेसिस के लिए दो कंडीशन है ऑब्वियसली। सबसे पहले तो जनरेट करना चाहिए। बेसिस का मतलब है उसका एक स्मॉलेस्ट सेट जो उसको जनरेट भी कर रहा है वो इंडिपेंडेंट भी है, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर्स नहीं आ रहा है। मतलब अगर इसमें v1 v2 vn कुछ वेक्टर्स हैं और स्पैन ऑफ s इज इक्वल टू v है, तो अगर मैं s में एक वेक्टर और एक्स्ट्रा डाल दूं तो वो तब भी उसको स्पैन कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी v1 v2 vn तो स्पैन कर ही रहे थे। w तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया जा रहा है आपको, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी आपको, तो वो स्पैन तो कर रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट तब रहेगा जब w उसमें से रिमूव कर दोगे, क्योंकि v1 v2 vn इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अगर मैं एक इंडिपेंडेंट सेट में जो कि v को स्पैन कर रहा है पूरा, उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दूंगा तो वो डिपेंडेंट बन जाएगा। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से आता है, कैसे होता है ये। बट आप वहाँ यहाँ पे इतना ध्यान रखोगे वो इसको स्पैन करना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि एस कोई सेट है हमारे पास 1001, तो ये फॉर्म करेगा बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के एलिमेंट हमें पता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, टू टपल्स में होते हैं। और ये जो मैंने बेसिस लिखी है इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि आर स्क्वायर की बेसिस कैसे बन रहा है ये सेट। तो बेसिस बनने के लिए क्या होना चाहिए? स्पैन करना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि मैं उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं और उसको ज़ीरो के इक्वल रखूं, तो वहाँ से मेरे कांस्टेंट जो हैं वो ज़ीरो ही आने चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं a को 1 0 से और b को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 b 0 0। तो इसको सम करोगे लेफ्ट हैंड साइड को तो आ जाएगा a, b इज इक्वल टू 0, 0। So this implies a is equal to 0 and b is equal to 0. So this implies s is linearly independent। तो यहाँ तक तो इंडिपेंडेंट आ गया। अब हम देखते हैं स्पैन करेगा कि नहीं करेगा s। तो let a, b belong to r square be any element। मतलब मैं आर स्क्वायर का कोई सा भी एक एलिमेंट उठा रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या उस आर स्क्वायर के एलिमेंट को मैं 0 1 और 1 0 से जनरेट कर सकता हूँ क्या। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे C1 और जो आपकी बेसिस का वेक्टर है 1 0 प्लस C2 0 1, तो क्या मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में a, b को लिख सकता हूँ। तो C1 और C2 में क्या ले सकता हूँ यहाँ से? C1 को अगर मैं 1 ले लूँ, C1 को अगर मैं a ले लूँ और C2 को b ले लूँ और इनको सम करूँ, तो क्या आएगा? a, b आएगा, जो कि a, b राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं C1 और C2 ऐसे फाइंड कर सकता हूँ जिसमें मैं किसी भी जनरल एलिमेंट a, b को लिख सकता हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि a, b जो है ना वो एक जनरल एलिमेंट उठाया गया है। मतलब आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। a और b क्या है? वो रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3 भी हो सकता है, वो -2, 0 भी हो सकता है,
0,√3 भी हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो हमने क्या करा, एक जनरल एलिमेंट उठा लिया और उसको दिखा दिया कि वो 1 0 और 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट आपको एस गिवन है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, ये जो है वो स्पैन कर रहा है पूरे आर स्क्वायर को। मतलब आर स्क्वायर का कोई सा भी एलिमेंट आप 1 0 0 1 की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हो। तो दिस सिंपलाइज दैट एस इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। क्योंकि बेसिस के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब क्या होता है, जो बेसिस है वो तो है ही, साथ में वो ऑर्डर्ड भी है और साथ में वो स्टैंडर्ड भी है। तो कुछ स्पेसिस की ना स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस को फिक्स कर दिया गया है और वो मोस्टली जो है ना सिंपलेस्ट बेसिस भी मानी जाती है, क्योंकि उसकी हेल्प से आप बहुत सिंपल फॉर्म में, सिंपल वे में पूरी बेसिस को, पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करा सकते हो। उसमें आपको ज़्यादा कोफिशिएंट वगैरह निकालने की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह लिखते हो उसको निकालने में दिक्कत नहीं आती। जैसे आप R3 देखो, R3 की स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये सिंपलेस्ट बेसिस है। आपको R3 का अगर कोई एलिमेंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं R3 का एलिमेंट दूँ 1/2 -√3, तो क्या मैं इसको R3 की जो बेसिस आपको दे रखी है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, क्या मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? तो ऑब्वियसली मैं बहुत सिंपल फॉर्म में 1 × 1 0 0 प्लस 1/2 × 0 1 0 एंड -√3 × 0 0 1। तो ये मेरे स्केलर्स हो गए C1 C2 और C3। मैं इसकी हेल्प से क्या कर रहा हूँ, इस बेसिस की हेल्प से मैं R3 के किसी भी वेक्टर को जनरेट कर पा रहा हूँ। और ये तीनों वेक्टर ना इंडिपेंडेंट भी हैं। आप देखोगे ना, इनमें से कोई सा भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से नहीं बन सकता, या कोई सा भी एक वेक्टर बाकी के रिमेनिंग दो वेक्टर से नहीं बन सकता। तो ये इंडिपेंडेंट देखने का सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है। क्या आप 0 1 0 को इस वेक्टर की हेल्प से और इस वेक्टर की हेल्प से बना सकते हो? कभी भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडिल जो आपका पॉइंट है, मिडिल पॉइंट उसका 1 है, और इस वाले में अगर देखोगे तो मिडिल पॉइंट 0 है, इसमें भी मिडिल पॉइंट 0। तो उसको किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप वहाँ बीच में 1 नहीं ला पाओगे। तो ऑब्वियसली वो नहीं लिखा जा सकता लीनियर कॉम्बिनेशन में। वरना लीनियरली इंडिपेंडेंट देखने का तरीका आपको पता है। आपको क्या करना है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रखना है। इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रखना है, और वहाँ से जो आपके कोफिशिएंट्स होंगे, जो आपके स्केलर्स होंगे, उनको 0 प्रूफ कर देना है। अगर 0 आ गए तो वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। इसी तरह R4 की स्टैंडर्ड बेसिस है। मतलब क्या होगा, उसमें फर्स्ट प्लेस पे 1, फिर बाकी 0 0 0, फिर सेकंड प्लेस पे 1 बाकी 0, फिर थर्ड प्लेस पे 1 बाकी 0, और फोर्थ प्लेस पे 1 बाकी सब जगह 0। सो हमेशा आर स्क्वायर, R3 R4 R5 इन सब की स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऐसे ही बनती है। और इसमें ऑर्डर का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसमें अगर मैं ये एलिमेंट पहले फर्स्ट प्लेस पे रख रहा हूँ तो ये हमेशा फर्स्ट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह सीखते हैं, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं, तो उसमें ना बेसिस की जो पोजीशन है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मैंने इस वेक्टर को यहाँ से रिमूव करके इधर रख दिया तो फिर उसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसमें उसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो जो जिस पोजीशन पर है उसको उसी पोजीशन पे रखना है आपने, तो वो ऑर्डर्ड बेसिस बन जाएगी। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस में हमेशा ऐसे ही रखा जाता है, फर्स्ट प्लेस पे 1, सेकंड प्लेस पे 1, फिर थर्ड प्लेस पे 1। जितने भी वेक्टर्स हैं उस हिसाब से आपका 3 टपल 4 टपल 5 टपल बनता है। जैसे Rn देखो, Rn में क्या हो रहा है, फर्स्ट प्लेस पे 1 है, बाकी सब जगह 0। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें n कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें n पोजिशंस हैं। ये एक पूरा एक वेक्टर है, लेकिन इसमें कितने कोऑर्डिनेट है, n कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे 1 आ गया, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट पे 1 आ गया, फिर ith कोऑर्डिनेट पे 1 आ गया, और फिर लास्ट में nth कोऑर्डिनेट पे 1 आ गया। तो ये बन गया आपकी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस फॉर Rn। सिमिलरली R ओवर R, मतलब वेक्टर स्पेस ले रहा हो ओवर द फील्ड R। यहाँ पे ये फील्ड R है और वेक्टर स्पेस भी आपका R है, तो आप इसको 1 से ही जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आप कोई सा भी रियल नंबर उठा लो, √3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 × 1, या फिर आप ले लो 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 × 1। तो 1 ही जो है वो इनफ है पूरा R को स्पैन करने के लिए। और सिंगलटन नॉन ज़ीरो वेक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। मीन अगर मैं एक V वेक्टर लेता हूँ और उसको एक सेट में डाल देता हूँ,
और v जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो ये जो सेट s होगा ना, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए ये इसकी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस बन जाती है 1r की। c ओवर r की स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस बनती है 1 कॉमा आयोटा। अब आप ये सोचोगे 1 कॉमा आयोटा कैसे बना, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस बी आयोटा फॉर्म में होते हैं। अगर आप मुझे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो, फॉर एग्जांपल 2 प्लस रूट 3 आयोटा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, तो क्या मैं इसको 1 आयोटा से जनरेट कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे? c1 इंटू वन प्लस c2 इंटू आयोटा। तो आपका 1 क्या है? ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, ये बेसिस का वेक्टर है। तो c1 को क्या लोगे? c1 को आप 2 ले लो और c2 को क्या लोगे? रूट 3 ले लो। तो ये आपका बन गया वेक्टर। तो इसलिए इसमें 2 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, 1 और आयोटा। सिमिलरली सी स्क्वायर ओवर आर, इसके एलिमेंट कैसे होंगे? a1 प्लस b1 आयोटा प्लस a2 प्लस b2 आयोटा। अब मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, a1 अलग लिखो, तो क्या बनेगा? ये 1 कॉमा 0, फिर अगर मैं b अलग कर दूं, इसमें से b1 बाहर कर दूं, तो ये बन जाएगा आयोटा कॉमा 0। फिर मैं a2 को बाहर कर दूं तो 0 कॉमा 1 और b2 को बाहर कर दूं तो 0 कॉमा आयोटा। मीन्स अगर मैं इन सबको वापस से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? a1 प्लस b1 आयोटा कॉमा a2 प्लस b2 आयोटा। क्योंकि मैं सी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, सी स्क्वायर का मतलब है मुझे 2 टपल्स में ले लें सारे एलिमेंट। तो 2 टपल्स ही तो है ये, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। बट इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और सेकंड कोऑर्डिनेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स से ले रहे हो। अब आप आर स्क्वायर से नहीं उठा रहे हो, अब आप सी स्क्वायर से उठा रहे हो। तो इसके लिए मुझे कितने वेक्टर चाहिए? एक वेक्टर मुझे ये चाहिए, 1 कॉमा 0 चाहिए ही चाहिए, आयोटा कॉमा 0 चाहिए, 0 कॉमा 1 चाहिए, 0 कॉमा आयोटा चाहिए। तो यही इसकी बेसिस बन जाएगी। तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस ना ऐसे लिखी जाती है, 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1, आयोटा कॉमा 0, 0 कॉमा आयोटा। तो इसकी हेल्प से हम इन चारों वेक्टर की हेल्प से आप पूरे सी स्क्वायर को स्पैन कर सकते हो। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल स्पेस। तो पॉलिनोमियल स्पेस क्या, किस तरह से डिनोट किया जाता है उसको? Pn(x) से, मतलब ऑल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। अगर मैं यहाँ पे p2x ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सारे पॉलिनोमियल ले रहा हूँ जिनकी डिग्री 2 या 2 से छोटी है। तो इसमें इस तरह तक के एलिमेंट जा सकते हैं। बस आईज कहाँ से आ रहे हैं? वो रियल नंबर से। तो मैं 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा सकता इसमें। तो ये क्या कह रहा है, मतलब इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? इसमें हमें इसकी बेसिस क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या होती है, वो डिस्कस करना है। तो आप देखो, अगर मैं p2x का एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसमें या तो कांस्टेंट्स आएंगे या तो जीरो पॉलिनोमियल आएगा या सारे कांस्टेंट्स आ जाएंगे। कांस्टेंट कैसे बनेगा? अगर मैं a1 और a2 को 0 कर दूं तो मेरे पास a0 बचेगा। a0 क्या है? वो रियल नंबर है। तो इसलिए मैं सारे कांस्टेंट बना सकता हूँ, सारे डिग्री 1 के बना सकता हूँ, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री 1 के या फिर डिग्री 2 के। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 ले सकता हूँ, 5 रूट 3 -1/2, ये कॉन्स्टेंट्स हो गए। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है? फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3x या फिर 2 माइनस 4x या फिर 7 प्लस 1/2x, ये डिग्री 1 के पॉलिनोमियल हो गए सारे। या फिर 0 प्लस 7x, ये भी एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। अब डिग्री 2 के पॉलिनोमियल कैसे लिखते हो आप? 2 प्लस 7x प्लस 9x², ये हो गया डिग्री 2 का। डिग्री 2 का ये भी हो गया, डिग्री 2 का ये भी हो गया। या फिर 1/2x², या फिर 2 प्लस 1/2x²। तो ये सारे डिग्री 2 के पॉलिनोमियल हैं। अब ये किससे जनरेट हो सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि आपकी बेसिस में सिर्फ 1x और x² वेक्टर हैं, तो मैं इन 3 वेक्टर की हेल्प से किसी भी पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ जो कि p2x का पार्ट है। तो p2x में कैसे पॉलिनोमियल्स आते हैं? डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 2 प्लस 3x प्लस 5x², तो मैं इसको c1 इंटू v1 प्लस c2 इंटू v2 प्लस c3 इंटू v3 कर रहा हूँ। इसमें v1 क्या है? ये है। v2 क्या है? ये है। और v3 ये है। तो c1
इंटू 1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस C3 इंटू, मतलब ये फिक्स रहेंगे आपके जो बेसिस के वेक्टर हैं। और कोफिशिएंट जो है ना, ये C1 C2 C3 ये आपके हाथ में ही आप चेंज कर सकते हो, ये कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो मैं C1 को क्या ले रहा हूँ 2 ले लेता हूँ, C2 को क्या ले रहा हूँ 3 और C3 को 5। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को किन की हेल्प से बना दिया, 1x और x स्क्वायर की हेल्प से बना दिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं P2x से किसी भी पॉलिनोमियल को इन 3 वेक्टर की हेल्प से लिख सकता हूँ। तो ये इसको स्पैन भी कर रहे हैं और ये तीनों इंडिपेंडेंट भी होते हैं, इनको आप एक दूसरे से जनरेट नहीं कर सकते हो। तो सिमिलरली P2x और P3x P4x Pnx इस तरह इनकी बेसिस क्या बनेगी, P1x की बेसिस 1x बन गई, P2x की 1x x स्क्वायर, P3x की x क्यूब तक जाओगे और Pnx की x की पावर n तक जाओगे। तो इसमें एक चीज़ और देखो, इसमें कितने वेक्टर्स होते हैं, P1x की बेसिस में 2 वेक्टर्स होते हैं, हमेशा एक स्टेप ज़्यादा करना है आपने। P2 है तो इसमें 3 वेक्टर्स होंगे, और अगर P3 है तो इसमें 4 वेक्टर होंगे, और Pnx है तो इसमें n+1 वेक्टर होंगे। तो इसमें हमेशा स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, अगर जोन सा भी वेक्टर स्पेस ले रहे हो P1 P2 P3 P5, तो उसमें एक वेक्टर ज़्यादा होता है जो उसका सफिक्स होता है उससे। अब आ गया आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ Px, मतलब Px का मतलब है स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल, स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनकी बेसिस क्या होगी। अब इसमें डिग्री कोई फिक्स नहीं है, इसमें डिग्री 2 भी आ सकते हैं, डिग्री 3, डिग्री 4, इसमें 0 भी आ सकता है, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी आ सकते हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो इसमें डिग्री कुछ भी डिफाइन नहीं की गई है कि इसमें इतने ही डिग्री के पॉलिनोमियल आने हैं। तो इसके लिए तो बेसिस चलती रहेगी ना आपकी। इसमें आपको अगर डिग्री 1 कांस्टेंट बनाना है तो 1 की रिक्वायरमेंट होगी, डिग्री 1 का बनाने तो x की रिक्वायरमेंट होगी, डिग्री 2 का बनाने तो x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको जितनी भी डिग्री का बनाना है उतने की रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी ने बोला कि मुझे डिग्री 100 का चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बस इसमें x की पावर 100 तक लिख के छोड़ दोगे, तो आपको तो उससे आगे भी तो चाहिए होंगे। तो इसलिए इसको हम कॉमा एंड डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट चाहिए। तो ये एक ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसकी बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं जिसकी बेसिस में। आई होप दिस इज क्लियर। तो डिग्री हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल स्पेस की बेसिस समझ ली क्या होती है। स्पेशली हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस डिस्कस कर रहे हैं, बाकी किसी भी वेक्टर स्पेस की एक से ज़्यादा बेसिस भी हो सकती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। एक बार हम मैट्रिसेस का देख लेते हैं। कोई मैट्रिक स्पेस है m/n, मतलब सेट ऑफ ऑल स्पेस ऑफ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n, मतलब इसमें सारी मैट्रिसेस आएंगी जिनका ऑर्डर m/n होगा और सारी एंट्रीज जो है वो रियल होंगी। सो एग्जाम्पल देखते हैं m2/2r का, मतलब स्पेस ऑफ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ 2/2 जिनकी डायमेंशन का ऑर्डर 2/2 है। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि इसकी बेसिस में ये एलिमेंट्स ही होने चाहिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई आपको मैट्रिक्स दूँ 2/2 की 2 3 4 5, तो इस मैट्रिक्स को आप किन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, C2 V2 प्लस C3 V3, जो आप यहाँ पे आपके V1 V2 V3 V4 फिक्स हो जाएंगे। तो मैं C1 को क्या लूँगा, अभी मैं वेक्टर लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 0 0 0, फिर C2 0 1 0 0 एंड देन C3 0 0 1 0 प्लस C4 0 0 0 1। तो मैं आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, अगर मैं C1 को 2 ले लूँ, C2 को 3, C3 को 4 एंड C4 को 5 और इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो मुझे 2 3 4 5 मिल जाएगा ना। बट अगर मैं इसमें कुछ और कर दूँ बेसिस, फॉर एग्जांपल मैं बेसिस ये ना लेके ये ले लूँ, पहला तो मैंने 1 0 0 ले लिया, दूसरा मैंने 0 1 0 0 ले लिया और मैंने एक वेक्टर कम कर दिया इसमें और यहाँ पे दोनों 1 1 एक साथ मिला दिया। तो क्या मैं इन 3 वेक्टर से 2 3 4 5 बना सकता हूँ। जब मैं इस वाले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे फर्स्ट एंट्री 2 मिल जाएगी। इस वाले वेक्टर को जब मैं
3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सेकंड एंट्री 3 मिल जाएगी। लेकिन जब मैं इस वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जाऊँगा या तो मैं 4 से करूँगा या 5 से, तो मुझे इंडिविजुअली तो चाहिए 4 और 5। तो जितनी पोजीशंस है ना मैट्रिक्स में, मैंने बेसिस में उतनी ही वेक्टर लिखे हैं ताकि मैं किसी भी मैट्रिक्स को बना सकूँ, मुझे कुछ भी दिक्कत ना हो कि अगर मेरे पास कोई एंट्री डिफरेंट है, 2 है, 3 है, सारे डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने 4 वेक्टर ले लिए बेसिस में। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मैंने बेसिस के वेक्टर भी उतने ही रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज ऑफ ऑर्डर 2/3। मतलब कितनी एंट्रीज होंगी उसमें? 6 एंट्रीज होंगी। 2/3 मैट्रिसेस में कितनी एंट्रीज होंगी? 6 होंगी। 2 × 3 कर दो, 6 एंट्रीज होंगी उसमें। तो मैंने यहाँ वेक्टर्स भी 6 ही लिए हैं बेसिस में। फर्स्ट पे 1 रखा, फिर सेकंड पोजीशन पे, फिर थर्ड पोजीशन पे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पे 1। तो ये इसकी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस हो गई। एंड सो ऑन। आप किसी भी अब मैट्रिक्स की बेसिस लिख सकते हो इस तरह से। कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। अ वेक्टर स्पेस मे हैव मोर देन वन बेसिस। मतलब किसी वेक्टर स्पेस के बाद एक से ज़्यादा बेसिस भी हो सकती है। तो हमने अभी पिछला एग्जांपल देखा था, जो R² की बेसिस थी वो हमने क्या ली थी? स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो 1 0 और 0 1 ली थी हमने। तो इसके अलावा भी R² के पास बहुत सारी बेसिस एग्जिस्ट करती हैं। कोई सा भी स्पेस जिसके बेसिस में फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, उसकी एक से ज़्यादा बेसिस ईजिली एग्जिस्ट कर जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको। 1 1 1 0 जो है ना वो R² की बेसिस बनेगी। सबसे पहले तो आप लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करते हो। कैसे चेक करते हो? उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल रख देते हो। ऐसे करते हो ना, तो ये क्या बनेगा? a, प्लस b, 0 इज इक्वल टू 0, 0। तो इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? a प्लस बी, a इज इक्वल टू 0, 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेट कर दिया और a इज इक्वल टू 0। तो अगर a इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ रख दूंगा तो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मेरे दोनों स्केलर्स जो हैं ये a और b, ये क्या आ गए? ये 0 आ गए। तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर मैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रखूँ तो मेरे पास सारे के सारे कांस्टेंट्स क्या आ जाने चाहिए? 0 आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे a भी 0 आ गया और आपका b भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सेट S दे रखा है वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे इसमें कि क्या ये स्पैन करेगा R² को। तो मैंने कोई जनरल एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। लेट a, b बिलोंग टू R² बी एनी एलिमेंट। कोई सा भी एलिमेंट है। अब क्या मैं a, b को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? C1 1 1 प्लस C2 1 0। स्पैन करने का मतलब ये होता है ना, आप मेरी स्पैन वाली वीडियो जाके देखना कि स्पैन कैसे कराया जाता है। कि मैं 1 1 और 1 0 से a, b को स्पैन करा हूँ। a, b कोई सा भी वेक्टर हो सकता है R² का। तो इसको आप क्या करो? C1 C2 को मल्टीप्लाई कर दो। C1 प्लस C2 0, इनको ऐड कर दो। C1 प्लस C2 C1। तो ये बन गया आपका a, b। अब यहाँ से क्या करोगे आप? यहाँ से C1 प्लस C2 को ऐड करके a के इक्वल रखोगे, इक्वेट करोगे आप, ठीक है ना? इक्वेट करके और C1 को b के इक्वल रखोगे। तो C1 प्लस C2 C1, इसकी C1 की वैल्यू अगर b आ गई तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस b आ जाएगी। तो आपके दोनों कांस्टेंट बन गए यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट एग्जिस्ट कर गए C1 C2, इसका मतलब ऑब्वियसली आप a, b को 1 1 और 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, क्योंकि आपको C1 C2 की वैल्यू मिल गई है कुछ रियल नंबर्स की फॉर्म में। तो ये स्पैन भी कर रहा है इसका मतलब, और ये इंडिपेंडेंट भी है। तो इसका मतलब ये बेसिस बनाएगा R² की। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या सीखा है? वेक्टर स्पेस में हैव मोर देन वन बेसिस। उसके बाद एक से ज़्यादा बेसिस भी हो सकती है। तो यहाँ पे इस केस में ये बेसिस बन गई, बट ये वाली बेसिस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, और इस बेसिस को बोलेंगे हम जस्ट ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड है ना? कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड। तो इसमें बस ऑर्डरिंग मैटर कर रही है, इसमें स्टैंडर्डनेस मैटर नहीं कर रही, बट इसमें स्टैंडर्डनेस भी मैटर कर रही है, ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक रिजल्ट और देख लेते हैं। एवरी बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V और F हैज़ द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स।
तो इसको मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले आप फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस क्या होती है ये सीख लो। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ V इज फाइनाइट। मतलब जो भी वेक्टर स्पेस है अगर उसकी बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे तो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये जितने भी वेक्टर स्पेस थे इनकी बेसिस में कितने एलिमेंट थे? इसकी बेसिस में 3 थे, इसकी बेसिस में 4 थे, इसकी बेसिस में n नंबर्स थे, इसकी बेसिस में 1, इसमें 2, इसमें 4। तो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज सेड टू बी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है IDVS, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ V इज इनफाइनाइट। मतलब कि आपकी जो बेसिस है ना उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आएंगे। तो आपने इसमें अभी तक कोई सा ऐसा देखा था स्पेस जिसमें इनफाइनाइट वेक्टर्स आ रहे थे? यस, पॉलिनॉमियल स्पेस। कौन सा वाला? जिसमें हमने PX लिखा था। PX का मतलब है सारे पॉलिनॉमियल का स्पेस है ये। तो इसकी बेसिस क्या बनी थी? 1x, x स्क्वायर, x की पावर 3, x की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसमें इनफाइनाइट वेक्टर्स आ रहे थे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और डायमेंशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज डिनोटेड बाई डिम, मतलब DIM से डिनोट करते हैं हम किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को। तो जैसे डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर क्या होगी? 2 होगी, मतलब उसकी बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? 2 है। तो डायमेंशन ऑफ R3 क्या होगा? 3, उसकी बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? 3 एंड सो ऑन। तो अब मैं उस रिजल्ट पे आ जाता हूँ आपको लेके कि वो क्या था रिजल्ट। एवरी बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F हैज़ दिस सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स। मतलब कोई आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V ओवर F। मतलब उसकी अगर कोई बेसिस है ना तो उसकी बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं ओनली, V1, V2, Vn। तो अगर इसकी कोई और बेसिस एग्जिस्ट करेगी ना तो उसकी बेसिस में भी सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स ही होंगे। हो सकता है वो डिफरेंट हो, ये सारे के सारे आपस में डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, लेकिन नंबर सेम आएगा। इसमें n आ रहा है तो इसमें भी n ही आएगा। अगर इसकी एक और थर्ड बेसिस भी कोई एग्जिस्ट करेगी, फॉर एग्जांपल U1, U2, UN, तो उसके हो सकता है U1, U2, U1, W1, W2, Wn और V1, V2, Vn सब आपस में डिस्टिंक्ट हो, बिल्कुल अलग अलग हो, लेकिन इनमें नंबर ऑफ वेक्टर सेम ही आएंगे, n ही आएगा। तो दिस इज द रिजल्ट दैट एवरी बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F हैज़ दिस सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे वेक्टर्स की बात नहीं हो रही कि वेक्टर भी सेम आएंगे, यहाँ पे बात हो रही है नंबर की। इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमने डायमेंशन भी सीख लिया क्या होता है वो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से, बेसिस डायमेंशन क्लियर हो गया होगा कि किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती है और डायमेंशन क्या होता है। तो बेसिस के लिए बस आपको स्पैन और लिनियरली इंडिपेंडेंट ये 2 वर्ड याद रखने अगर कोई भी आपसे पूछ ले तो। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।